रोज रात ठीक 8 बजे एक पत्नी अपने पति के लिए मलमल का चुन्नटदार कुर्ता निकालती है। मतलब एकदम सलीके से, उसकी तह बिल्कुल सही होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और जूतियां भी तो सजा कर रखती है वो। सही कहा। बेशकीमती ग्रीशियन जूते, चांदी की मूठ वाली छड़ी और हवा में एक कीमती महकता हुआ इत्र। मतलब वो खुद अपने हाथों से उसे सजा संभाल कर घर के दरवाजे से विदा करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे बहुत अच्छी तरह पता है कि वो आदमी जा कहाँ रहा है। बिल्कुल। वो किसी मंदिर या किसी दोस्त के पास नहीं, बल्कि शहर की एक वेश्या के पास जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। मतलब ये सिलसिला पिछले 18 सालों से बिना रुके चल रहा है। बाप रे, 18 साल! मतलब ये दृश्य दिमाग में आते ही अजीब सी सिहरन होती है। ये सिर्फ कोई साधारण कहानी नहीं हो सकती। एकदम सही कहा आपने। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हम प्रख्यात लेखिका आशापूर्णा देवी की मशहूर कहानी ऐश्वर्य के अंशों पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। शुरू में ये सिर्फ एक पुरानी हवेली का पारिवारिक ड्रामा लगता है। हाँ, ऊपर से देखने में तो एकदम आम कहानी लगती है, लेकिन अंदर से ये एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर से कम नहीं है। आज हमारा मकसद यही समझना है कि पारिवारिक और सामाजिक ढांचों के भीतर बंद दरवाजों के पीछे ताकत, नियंत्रण और सम्मान का असली रूप क्या होता है। क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि जो अपनी मनमानी कर रहा है सत्ता उसी के हाथ में है। हाँ। पर ये स्रोत सामग्री हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। मतलब वो जो बड़े भाई श्री कुमार का रूटीन है, हर रात 8 से 10 बजे तक बाहर जाना और उनका वो खास पहनावा, और वो भी पूरे घर के सामने। मतलब नौकर चाकर, परिवार के बाकी लोग सब जानते हैं कि वो कहाँ जाते हैं। हाँ, यही तो सबसे अजीब बात है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कमरे में एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा हो, पर घर के सारे लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे वो हाथी नहीं बल्कि छत पर टंगा कोई बहुत खूबसूरत झूमर है। ये तुलना एकदम सटीक है। सब जानते हैं पर कोई मानता नहीं। मतलब कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? अगर इतनी बड़ी बात है तो पूरे घर में सन्नाटा क्यों है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये चुप्पी कोई अज्ञानता नहीं है। ये पितृसत्तात्मक समाज का एक बहुत ही जटिल और अलिखित समझौता है। अच्छा, मतलब एक साइलेंट एग्रीमेंट चल रहा है। हाँ, ताकि घर के मालिक और मालकिन का जो तथाकथित सम्मान है वो बना रहे। सच को छिपा लेना, आंखें मूंद लेना ही इस परिवार का सबसे बड़ा शिष्टाचार बन गया है। वाह! मतलब अगर झूठ को मलमल के कुर्ते और इत्र के साथ पहना जाए तो वो समाज को नंगे सच से ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल, वो एक खोखला तरीका है इज्जत बचाने का। लेकिन ये झूठी शांति तब डगमगाने लगती है जब कहानी में 2 और औरतों की एंट्री होती है। आभा, जो छोटे भाई सुकुमार की पत्नी है, और नंदा, जो एक विधवा फुपेरी ननद है। ये नंदा का किरदार बहुत दिलचस्प है कहानी में। एकदम चंचल, बातूनी और बेबाक। हाँ, वो आती है तो पूरे घर के उस घुटन भरे माहौल में जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो, एक हलचल मच जाती है। और नंदा के आने से ही बाकी सदस्यों की असलियत भी सामने आने लगती है, खासकर छोटे भाई सुकुमार की। सुकुमार तो मतलब श्री कुमार से एकदम उल्टा है ना? एकदम उलट। जहां श्री कुमार खुलेआम अपनी वासनाओं का प्रदर्शन कर रहा है, वहीं सुकुमार समाज की नजर में एकदम आदर्श पुरुष है। वो मांस मछली नहीं खाता, दिन रात पूजा पाठ करता है। और औरतों से तो नजरें भी नहीं मिलाता। हाँ, उपवास के दौरान तो बिल्कुल नहीं। तो आभा को तो बहुत खुश होना चाहिए। पर स्रोत सामग्री बताती है कि आभा और नंदा जब बैठकर पान चबाती हैं, सरौते से सुपारी काटती हैं और आंखों ही आंखों में इशारे करके श्री कुमार पर ताने मारती हैं, तो वो हंसती जरूर है, पर आभा के अंदर एक अजीब सी जलन है, एक गहरी हीन भावना सुलग रही है। और वो जलन अपने उस आदर्श पति को लेकर नहीं है, वो अपनी जेठानी अपर्णा को लेकर है, यानी श्री कुमार की पत्नी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक तीखी व्यंग्यात्मक मुस्कान होती है। हाँ, आभा समझ ही नहीं पाती कि पति के इतने खुलेआम धोखे के बावजूद अपर्णा टूटती क्यों नहीं है। समाज तो ऐसी औरतों पर बिचारी का ठप्पा लगा देता है। लेकिन अपर्णा के चेहरे पर ऐसी कोई छाया नहीं है, वो तो विजेता की तरह मुस्कुराती है। अच्छा, यहाँ मैं एक सीधा सवाल उठाना चाहता हूँ। पूछे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपर्णा का ये जो व्यवहार है वो सिर्फ एक छलावा हो? आप कहना चाह रहे हैं कि वो डिनायल में है? हाँ, मतलब वो वास्तविकता से भाग रही हो। मनोविज्ञान में ऐसा होता है ना, वो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ और रोजमर्रा के अपमान को बस एक झूठी मुस्कान के पीछे छिपा रही हो, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कमजोर नहीं हूं। ये बहुत ही वाजिब और तार्किक संदेह है,
किसी के लिए भी इतने बड़े धोखे को रोज सहना और मुस्कुराना असंभव सा लगता है। वही तो। लेकिन जब हम अपर्णा के किरदार को करीब से देखते हैं तो वो वास्तविकता से भाग नहीं रही है। तो फिर वो कर क्या रही है? उसने उस कड़वी वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है और उसे अपना सबसे मारक हथियार बना लिया है। आभा का पति भले ही बाहर से आदर्श हो, पर आभा अंदर से बहुत असुरक्षित है। हीन भावना से भरी हुई है। बिल्कुल। इसके विपरीत अपर्णा की वो अदृश्य हंसी की धारदार कटार दिखाती है कि समाज ने जो कलंक उस पर थोपना चाहा, उसने उसे जड़ से नकार दिया है। मतलब उसने तय कर लिया कि पति का चरित्रहीन होना श्री कुमार की हार है, अपर्णा की नहीं। क्या बात है। और ये बात कहानी के सबसे अहम हिस्से में एकदम साफ हो जाती है। आप उस शयन कक्ष वाले संवाद की बात कर रहे हैं ना? हाँ, रात के वक्त जब श्री कुमार अपने उसी शानो शौकत से लौटता है, वो बिस्तर पर आकर अपर्णा से पूछता है कि क्या उसे अपमानित महसूस नहीं होता। ये सवाल ही दिखाता है कि श्री कुमार के अंदर कितना गहरा अपराध बोध पनप रहा है। वो कहता है कि तुम खुद मुझे सजा कर वहां भेजती हो, तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगता? और अपर्णा का जवाब तो मतलब दिमाग हिला देता है। वो बहुत ही ठंडेपन से कहती है कि वो श्री कुमार से नफरत नहीं करती, बल्कि उस पर तरस खाती है। तरस खाती है? ये नफरत से कहीं बड़ा वार है। कैसे? देखिए, नफरत में तो फिर भी इंसान आपसे जुड़ा होता है, एक अपेक्षा होती है। पर तरस खाना मतलब आपने सामने वाले को एकदम नकार दिया, उसे अपने से बहुत नीचा साबित कर दिया। और बात यही नहीं रुकती। अपर्णा इसके बाद जो खुलासा करती है, वो तो श्री कुमार के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो बताती है कि उसे शादी के तुरंत बाद एक खत मिला था, और उस एक खत से उसे 18 साल पहले ही सारी सच्चाई पता चल गई थी। 18 साल, एक ऐसा राज जो किसी भी शादी को उसी दिन तबाह कर सकता था। कोई चीख पुकार नहीं, कोई हंगामा नहीं, मायके जाने की धमकी नहीं। और इसके पीछे वो जो तर्क देती है, वो इस स्रोत सामग्री का सबसे केंद्रीय विचार है। हाँ, वो कहती है किसी पेड़ के ऊपर अपना हक जताने के लिए उसकी जड़ों को खोद डालना बुद्धिमानी की बात है। यही वो रूपक है जो सब कुछ समझा देता है। पेड़ पर हक जताना मतलब घर की मालकिन होना, समाज में वो रुतबा, और जड़ें खोदना मतलब विद्रोह करना, जिसके वो पूरी व्यवस्था ही गिर जाती। अगर वो उस समय रोती चिल्लाती तो पितृसत्तात्मक समाज में शायद उसे ही घर से निकाल दिया जाता, वो पेड़ भी जाता और वो बेघर भी हो जाती। इसलिए उसने जड़ें नहीं खोदी। अपर्णा का ये कदम बहुत ही व्यवहारिक और एक ठंडी युद्ध नीति का हिस्सा है। मतलब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। उसने चुपचाप पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। वो अपनी ऊर्जा एक हारी हुई लड़ाई में बर्बाद नहीं करती। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो स्पष्ट होता है कि असली ताकत क्रोध में नहीं, नियंत्रण में है। उसने उस पूरे ढांचे को अपने हिसाब से मोड़ लिया। वो खुद श्री कुमार को तैयार करके भेजती है, तो श्री कुमार की बगावत का वो रोमांच ही छिन जाता है। बिल्कुल। श्री कुमार आजाद दिखते हुए भी पूरी तरह से अपर्णा के मनोवैज्ञानिक पिंजरे में कैद है। वो हमेशा एक अपराध बोध और अपर्णा के एहसान तले दबा रहता है। वो खुद कबूल करता है कि वो ये लत छोड़ना चाहता था, पर अपर्णा ने हंसकर बात उड़ा दी। मतलब अपर्णा नहीं चाहती कि वो सुधरे, क्योंकि जिस दिन वो सुधरा, अपर्णा को वो नैतिक पड़ला हल्का हो जाएगा। एकदम सही पकड़ा आपने। उसने जानबूझकर उसे उसकी कमजोरियों का गुलाम बना दिया है, और यही अपर्णा का असली ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य मतलब सिर्फ धन दौलत नहीं? नहीं, यहाँ ऐश्वर्य का अर्थ है अपनी गरिमा, अपनी परिस्थितियों और सामने वाले के दिमाग पर पूर्ण नियंत्रण। सही कहा। अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे विस्फोटक हिस्से पर, अंतिम परीक्षा। जब चंचल नंदा को श्रीरामपुर वापस जाना होता है, भोजन के समय सब साथ बैठे हैं। हाँ, और अपर्णा बहुत सहजता से सुझाव देती है कि बड़े भाई यानी श्री कुमार उसे ट्रेन से छोड़ाएं। और तभी क्या होता है? श्री कुमार, जिन्हें कभी जिंदगी में सिरदर्द तक नहीं हुआ था, अचानक तेज बुखार का शिकार हो जाते हैं। और वो बुखार कोई शारीरिक बीमारी तो थी नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं, वो अपर्णा के उस मानसिक जाल का खौफ था। श्री कुमार इतना डरे हुए हैं कि अपर्णा के प्रस्ताव पर कुछ भी करने से घबराते हैं। और फिर अपनी उसी परिचित धारदार मुस्कान के साथ एक नया प्रस्ताव रखती है। वो कहती है, कोई बात नहीं, छोटा भाई सुकुमार उसे ट्रेन से छोड़ाए। और ये सुनते ही आभा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब ये सुनने में कितना साधारण लगता है, बस एक रिश्तेदार को स्टेशन छोड़ना है। पर आभा इतनी डर जाती है कि वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि उसके पति सुकुमार को भी तेज बुखार आ जाए। सोचिए, वो यहाँ तक सोचने लगती है कि नहाते वक्त सुकुमार का पैर फिसल जाए, उसे चोट लग जाए। बाप रे, एक पत्नी अपने ही पति के घायल होने की दुआ मांग रही है, सिर्फ एक साधारण ट्रेन यात्रा टालने के लिए। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये घटना समाज के तथाकथित आदर्श और पवित्र चेहरों का पर्दाफाश करती है। मतलब
एक तरफ वो पति है जो खुलेआम दूसरी औरतों के पास जाता है, पर पत्नी अपर्णा चैन की नींद सोती है। और दूसरी तरफ सुकुमार है जो दिन रात पूजा पाठ करता है, पर उसकी पत्नी आभा एक छोटी सी ट्रेन यात्रा के नाम से ही कांप उठती है। क्योंकि आभा को अपने उस धार्मिक पति के चरित्र पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। वो जानती है कि उसका संयम सिर्फ दिखावा है। उसे डर है कि ट्रेन के डिब्बे का एकांत उस पवित्रता के भ्रम को चकनाचूर कर देगा। जब परीक्षा की घड़ी आती है तो आभा का सारा विश्वास धूल में मिल जाता है। यही इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। स्रोत सामग्री हमें दिखाती है कि सच्चा ऐश्वर्य दिखावे के आदर्शों में नहीं है। वो खुद पर और अपनी वास्तविकता पर पूरा नियंत्रण होने में है, जो अपर्णा के पास था पर आभा के पास नहीं। आभा उन बाहरी आदर्शों के भ्रम में जी रही थी, इसीलिए डरी हुई थी। जबकि अपर्णा ने कड़वे सच को अपनाया। उसने मोहरा बनने के बजाय खेल के नियम ही बदल दिए। उसने साबित कर दिया कि सत्ता सिर्फ हुक्म चलाने में नहीं है, ये परिस्थितियों को इस तरह प्रबंधित करने में है कि सामने वाला खुद को आपका बंदी मानने लगे, और वो भी बिना आपके एक शब्द कहे। ये सब जानकर सच में बहुत सी धारणाएं टूटती हैं। बाहरी आचरण और आंतरिक सच्चाई में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। अपर्णा का असली ऐश्वर्य उसकी वो अडिग मानसिक शक्ति थी जिसने उसे एक कमजोर पीड़ित बनने से रोक दिया। बिल्कुल। पर हमारी इस चर्चा को समेटते हुए मेरे मन में एक विचार लगातार कौंध रहा है, और ये विचार इस कहानी के विजयी स्वर पर एक अजीब सी उदासी भी छोड़ जाता है। वो कैसे? मैं सोच रहा था, क्या ये संभव है कि इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी श्री कुमार का वो 18 साल लंबा धोखा है ही नहीं? तो फिर सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? शायद सबसे बड़ी त्रासदी वो सामाजिक व्यवस्था है, वो ढांचा है जो अपर्णा जैसी इतनी समझदार और सशक्त महिला को मजबूर करता है कि उसे अपना अस्तित्व बचाने के लिए पूरी जिंदगी एक ठंडी मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति में बितानी पड़े। ये बहुत ही गहरी बात है। जिस दिमाग में इतनी चतुराई थी, वो अगर सच में आजाद होता तो क्या कुछ नहीं कर सकता था। वही तो, जो अपर्णा ने हासिल किया, क्या वो सच में ताकत का अंतिम और सबसे बड़ा प्रतीक है, या फिर ये बस एक बहुत ही सुंदर, अदृश्य और मजबूत पिंजरा है जिसे उसने खुद अपने लिए बुना है, सिर्फ इसलिए ताकि कोई और उसे नुकसान न पहुंचा सके? ये एक ऐसा सवाल है जो श्रोताओं को भी अपने स्तर पर जरूर सोचना चाहिए।